अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी शिफा, आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूँ, मैं करती हूँ कि जो है वो अहम किसी बात से, कोई कॉल से, कोई आपका अक़वाले ज़र्री, जब आप मेरा तो अक़वाले ज़र्री नहीं है लेकिन उस किताब में हमारे हम दोनों के अक़वाले ज़र्री में शाया करूँगी वैसे, ताकि लोग पढ़ें। बात छपेगी हमारे ये किताब या पहले ही छाप दें? आप तो गुजर चुके होंगे तो मैं फिर उस वक्त छपवा लूंगी। अच्छा, मैं छोटी हूँ ना आपसे। ओके चलो ठीक है, छपवा दें। आप अभी छापें, क्या छाप रही हैं? मैं अभी इस वक्त ये छाप रही हूँ कि जब हमारे यहाँ या दुनिया में कहीं भी लॉज बनते हैं या रेगुलेशंस बनती हैं, किसी सेक्टर को रेगुलेट करने की बात होती है या लॉज लाने की उसके लिए हवाले से बात होती है, तो लोगों में एक डर खौफ आ जाता है और वो नेचुरल है। जब कोई आपको कहे कि तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, तो वो बंदा कहेगा कि भाई इसने तो मेरी फ्रीडम छीन ली। आज से पहले तो मैं हमेशा घर से बाहर निकलता था, अब आप क्या ये बात कर रही हैं? फिर उसमें आ जाएगी और मजीद रेगुलेशन कि तुमने 6 से रात 9 बजे तक के दरमियान घर से बाहर नहीं निकलना। तो फिर वो पूछेगा वजह कि अच्छा भाई वजह बताएं, तो आप उसको कोई वजह बता सकते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जब बनते हैं तो उसके बारे में एक तबका फ़िक्र जो है वो ये कहता है कि नहीं भाई इससे तो हमारी फ्रीडम जो है वो सल्ब होती है, और दूसरा तबका फ़िक्र ये कहता है, जो कि अब मैं आपको बताने लगी हूँ, जो एक राइटर ने लिखा है, बड़ी खूबसूरत किताब है, लॉ इन अमेरिका, और लॉरेंस फ्राइडमैन है। छोटी सी पतली सी किताब है वो। मैं चाहूंगी कि फ्राइडमैन साहब, वो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग पढ़ें। उसमें लॉ के हवाले से बात नहीं है, उसमें ओवर द ईयर्स जिस तरह हमारी प्री, जो इसको हम कहते हैं कि मिडीवल एजेस से लेके जिस तरह दुनिया इवॉल्व करती गई और कानून जो लागू होते रहे उसमें, उसके हवाले से बात है कि लॉरेंस साहब ये उसमें बताते हैं कि एक ज़माने में हम घोड़ा गाड़ियों पे सफ़र किया करते थे और हमारी आज के मुकाबले में हमारी फ्रीडम बड़ी लिमिटेड थी। हम उस तरह से नहीं सोच सकते थे कि भाई मैंने ग्रीस जाना है पाकिस्तान में बैठ के, अगले साल मैं ग्रीस चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल की एक जो एज अब जिसमें हम जी रहे हैं वो उस वक्त नहीं आई थी। तो ज़ाहिर रेगुलेशन भी नहीं थे। घोड़ा गाड़ी पर बैठने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता था, सड़क पर वॉक करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता था। लेकिन जब ऑटोमोबाइल की एज आई, व्हीकल एज जिसको कहते हैं, कि जिसके बाद ये मतलब इतनी तरक्की होती गई, अब उसमें एयर बैग्स आ गए हैं और मुख्तलिफ आपकी सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं, तो जैसे जैसे वो तरक्की होती गई उस सेक्टर में, वैसे वैसे उसको हाईली रेगुलेट भी कर दिया गया। उसकी वजह समझ में ये आई कि उसको रेगुलेट करने की वजह ये थी कि जाहिर है उसमें लोहा इन्वॉल्व होता है, सरिया इन्वॉल्व होता है, स्पीड इन्वॉल्व होती है, उसमें से लोगों की जान जाने का खतरा होता है अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करेंगे। तो उसको थोड़ा सा दायरे में लाने के लिए हाईली रेगुलेट कर दिया गया उस सेक्टर को। अब डज दैट मीन, अब सवाल जो वो उठा रहे हैं, सवाल बड़ा खूबसूरत है, वो मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगी, आप उस पर सोचें, किताब पढ़ें। सवाल वो ये उठा रहे हैं कि क्या उस ज़माने में जब ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ नहीं थी, तो हम ज़्यादा फ्री थे? फ्री तो नहीं थे ज़ाहिर है, क्योंकि हम सोच नहीं सकते थे मैं पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका चली जाऊंगी कभी, वो बहरी जहाज़ होता होगा वगैरह वगैरह। लेकिन आज की एज में जब हाईली रेगुलेटेड जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो हम उसमें जी रहे हैं, तो क्या आर वी एनी लेस फ्री? उस वक्त से कंपेयर, घोड़ा गाड़ियाँ जब हम चलाते थे तो उस वक्त हमारे पास घोड़ा गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं होता था, तो उस वक्त हमारा फ्रीडम ज़्यादा था। या आज अब जब गाड़ियाँ चला रहे हैं तो गाड़ियाँ चलाने का लाइसेंस हमें लेना पड़ता है, तो क्या आज हम फ्री हैं? बिल्कुल। तो सवाल उन्होंने ये उठाया कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस का इतलाक होने से इंसान का फ्रीडम छिन जाता है या फ्रीडम में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसके इस्तेमाल करने का तरीकाकार वजह हो जाता है? ये सवाल उठाया उन्होंने। अब इसका सवाल का जवाब जो है वो आवाम देगी और खुद सोचेंगी। ये सवाल हम अपने सोशल मीडिया पर डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल, सोशल मीडिया पर सवाल डालें, वहाँ पर जवाब डालें, लोग अपनी बात कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये तो थी जी आज की कवानीन की बात। काम की बात का तो इसको मैं नाम नहीं देता, मैं कवानीन की बात का नाम देता हूँ इसको। आज के प्रोग्राम में क्या क्या है हम आपको बता देते हैं। आज हमने जी मुलाकात करनी है कुछ ऐसे नौजवानों से जो कि पहाड़ सर करने में माहिर हैं, चोटियाँ चढ़ रहे हैं जी, बिल्कुल चोटियां सर करते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। उसके अलावा हमने मुलाकात करनी है किससे सियासत में? हाँ, शिबली फराज साहब आएंगे, हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनसे हम बात करेंगे भाई ईवीएम वर्सेस ईसीपी और बाकी जो सियासत के मामलात चल रहे हैं, क्यों वो हर एक को ला के सामने खड़ा करके बस वो शूटिंग रेंज में शूट करने के लिए तैयार है। हुकूमत ऐसा क्यों करी है? जरा सॉफ्ट हो जाए, जरा बात करे, बैठे टेबल पे आए, डायलॉग करे। जब हिंदुस्तान को वजीर आजम खान साहब डायलॉग की ऑफर दे सकते हैं तो अपनों को क्यों नहीं दे सकते? पूछ लेंगे, इस पे हम बात करेंगे। और नादरा ने जो है वो एक नया सिस्टम बना दिया है जिसके तहत घर बैठे आप शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उसका कोई ऐप मोबाइल जो है वो आपका बायोमेट्रिक लेगा। और नादरा में और भी क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से कोविड पास की एक चीज जो है वो गर्दिश करी है कि कोविड पास भी आ गया है। अब कोविड पास और कोविड सर्टिफिकेट दोनों कितने मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, इस पर भी हम बात करेंगे, या एक ही चीज है ये हम जानेंगे। क्रिकेट पर बात होगी, मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जनाब रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट के नए राजा बन चुके हैं, तो उस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा
कुछ चेहरे की खूबसूरती और मुरम्मत का जो आप सेगमेंट हमेशा खुशी खुशी लेकर आती हैं वो भी होगा आज हमारे पास। और एक ऐसी खातून से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने सड़कों पर जो बच्चे मौजूद होते हैं उनको पढ़ाने के लिए गैराज स्कूल कायम किया। ये सारी चीज़ें आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगी। सबसे पहले लेकिन आपको मैं मौसम की सूरत हाल से आगाह करता हूँ, वेदर की तरफ लेकर चलता हूँ और बताते हैं आपको कि जी आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वेदर की क्या सूरत हाल रहेगी। सबसे पहले आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 33 डिग्री तक। लाहौर में कम से कम 25 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री। कराची में कम से कम 29, ज़्यादा से ज़्यादा 39 और पेशावर में है कम से कम 24, ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीनों शहर आपको क्लाउडी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो मौसम ज़रा अच्छा है, मतला जो है वो खुशगवार रहेगा। और सबसे आखिर में है कोयटा जहाँ कम से कम है 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हो गया जी मौसम का मामला। अब आते हैं हम खबरों की तरफ और सबसे पहले खुशी की खबर, तमाम तालिब इल्म खुश हो जाएं, भंगड़े डालें, नाचें, रक्स करें, क्योंकि भाई वाह भाई वाह। अवैस मुझे तो लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप उसी कैफियत में गुजर चुके हैं जिसमें वो है। जिंदगी बन गई, लाइफ बन गई नौजवानों की। मैट्रिक के और इंटर के तलबा और तालिबात के लिए शफकत महमूद जिंदाबाद। शफकत महमूद आवे ही आवे, बच्चों का वजीर आजम शफकत महमूद। हाँ, अच्छा वो भी है ना, वो भी हाजिर हाजिर लहू हमारा शफकत महमूद, कदम बढ़ाओ तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सब मामला जो है शफकत साहब के लिए हो रहे हैं। जो नारे कल से मुल्क में लग रहे हैं नाज़रीन कल शाम से, उसका वजह क्या है? मैट्रिक और इंटर के तालिब इल्मों के लिए ये ऐलान किया गया है कि इस साल उन सबको 33 नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। कोई फेल नहीं। वो जो इमरान खान साहब की स्कीम है ना, कोई भूखा ना सोए, उसके टक्कर में इन्होंने ये स्कीम निकाली है, कोई फेल ना होए। कोई फेल ना होए, बिल्कुल जी, कोई फेल ना होए, फेल नहीं होगा। तो हर एक को 33 नंबर दिए जाएंगे, सब पास हो जाएंगे। और अगले साल से उन्होंने कहा 2 मरतबा इम्तिहानात होंगे मैट्रिक और इंटर के। एक इम्तिहान रेगुलर होगा, एक को सप्लीमेंट्री एग्जाम का नाम दिया जाएगा और मई जून में होंगे अगले साल ये। और फिर उसके बाद जो है वो नया साल जो है वो मैं आपको बताऊं, कल मैं कुछ बच्चों से मिली इस खबर के आने के बाद। हाँ, तो वो यूं कर रहे होंगे, यूं तो कर रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कि देखिए कल तक हमें नींद नहीं आती थी रातों को, टेंशन में, मतलब डिप्रेशन में, एक अजीब परेशानी थी, कैफियत थी, कहीं फेल फूल ना हो जाए। अब आज रात और नींद नहीं आएगी। मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं खुशी में कि भाई पास हो रहे हैं, भाई चाहे जैसे पेपर किए थे, पढ़ा था नहीं था पढ़ा, पास हो रहे हैं भाई। तो ये बचत हो गई है उनकी, वैसे बड़ा बाल बचे हैं जिसको कहते हैं ना, हादसे से बाल बच गए। तो ये अवैस ऐसी ही कैफियत में है। मुझे लगता है अवैस चाहते ये थे कि वो इस दौर में पैदा होते और इन्हीं बच्चों के दरमियान उछलते कूदते। अब मुझे पता है कि जो है वो 2020-2021 वाले डॉक्टर होंगे जिन्होंने मैट्रिक इंटर इस साल में किया, वो उनसे इलाज नहीं करवाना है, उनको जो है वो कहीं जॉब नहीं देनी। अगर मैं कहीं आगे सीईओ बन गया तो मेरे पास जब सीवी आएगा मैं देखूंगा 20-21 में जो है वो तुमने मैट्रिक किया था। नहीं भाई, तुम 33 नंबर वाले हो सकते हो। सर 33 नंबर वाला अगर हालत खराब होगी तो मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच सकेगा। इतना मुझे मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट पे एतबार है। वैसे इवन सेल्फ फाइनेंस वालों पे भी एतबार है, लेकिन स्टिल मुबारक हो जी, पेरेंट्स को भी मुबारक हो, बच्चों को भी मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं। आपको एक और बड़ी सोचने की बात यह है कि ये खुशी की खबर है या अफसोस की खबर है, इस पर आप लोग खुद ही सोचें। चलें ठीक है। लेकिन वो है ना, मतलब वो ऑनलाइन वाला सिलसिला भी था। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्काउंट दे दूंगी बच्चों को, बेचारों को। कुछ बहुत दूर दराज के इलाकों में हमारे इंटरनेट, इवन शहरों में हमारे इंटरनेट का हाल कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोने को आए होते हैं। तो ये सिलसिला अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान की खबर आपको सुनाते हैं। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर है जी अमरुल्लाह सालेह, उनके घर से $6.5 मिलियन बरामद हुए। कल की ये बड़ी एक हॉट टॉपिक था जो सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा था। उनके घर से 18 सोने की ईंटें भी बरामद की गई हैं। और अफगान रहनुमा है जी अहमदुल्लाह मुत्तकी, उन्होंने अमरुल्लाह सालेह के घर से रकम की बरामदगी की तस्दीक की है बेसिकली। और अमरुल्लाह सालेह ने 1 हफ्ता कबल ही ये बयान जारी किया था कि वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वो फरार नहीं हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो वादी पंजशेर में, ये भी उन्होंने बताया, अपनी बाकायदा वेयर अबाउट्स भी डिक्लेयर किए। लेकिन अफगान मीडिया का कहना ये है कि अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह जो हैं वो फरार हो गए हैं, जबकि अहमद मसूद भी मंजर आम से गायब हैं। तो ये सिलसिला है जो कि तो ये जो अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर जो हैं अमरुल्लाह सालेह, वो क्या मोटे हैं? नहीं, स्मार्ट सा शख्स है, मतलब देखने में। अच्छा, ठीक है। नॉर्मल इतना कैसे आया? मैंने तो तहकीक पढ़ी है एक नई। क्या तहकीक? आपको बताता हूँ जी। अगली जो खबर है हमारी वो एक बड़ी अहम तहकीक है और उस तहकीक में ये बताया गया है कि जो इस साल जो माशियात का जो प्राइज़ है, इग्नोरेबल प्राइज़ अलमारूफ जिसको आप कहते हैं, IG नोबेल प्राइज़, वो एक ऐसी तहकीक पे दिया गया है जिसमें सियासतदानों के मोटापे और करप्शन में ताल्लुक साबित किया है। और ये तहकीक पिछले साल 15 मुल्कों के 299 सियासतदानों पर की गई थी, जिससे मालूम ये हुआ कि जिन ममालिक मेरा ख्याल है हम आगे चलते हैं, इस खबर को रहने दें, आगे
आगे वाली कोई खबर कर लेते हैं। हाँ मतलब रहने दें, देख लें, अहम बात है ये। अहम बात नहीं है, पाकिस्तान का नाम शाम होगा, खामखा सुबह लोगों का मूड खराब आ भी रहा है तो इसमें मैंने थोड़ी तहकीक की है ये। अच्छा देख लें भाई, सही है, ओके। देखो हो सकता है ये, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है वो बात ये आई है कि जिन ममालिक में हुक्मरान तबके के सियासतदानों में मोटापा आम होता है वहाँ पर करप्शन ज़्यादा हो जाती है। आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, लातविया, लिथुआनिया, ये सारे ममालिक थे जो कि उसमें शामिल थे, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन वगैरह। और एक ख़ास कंप्यूटर प्रोग्राम इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हर सियासतदान का BMI निकाला, बॉडी मास इंडेक्स, और उससे मालूम हुआ कि जिन ममालिक की सरकारी कैबिनेट अपने मजमूई BMI के लिहाज से ज़्यादा वजनी थी उन ममालिक में करप्शन ज़्यादा थी। अब इस तहकीक से सिर्फ इतना ही मालूम हुआ है कि जिन ममालिक में हुक्मरान तबके के सियासतदानों में मोटापा ज़्यादा होता है उनमें करप्शन भी ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए नई रिसर्च करेंगे। जब तक ये नई रिसर्च आती है उस वक्त तक हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर ली है। इस ऐप के जरिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मोबाइल पर ही फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकेंगे। मोबाइल ऐप प्रोग्राम में मोबाइल पर लाइव बायोमेट्रिक के हुसूल के साथ साथ तस्दीक भी हो सकेगी। इस ऐप का नाम है जी पाक आइडेंटिटी, और ये प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं आप, जो नादरा के जो वेब पोर्टल से मुंसलिक की जा सकेगी। क्या अब शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ये पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप से किस तरह घर बैठे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ये ऐप किस तरीके से मददगार साबित होगी, इन तमाम मामलात पर, और जो नादरा का जो विजन है नए चेयरमैन के मुताबिक वो अब क्या होगा। नादरा के चेयरमैन जनाब तारिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपने जब से नादरा का चार्ज संभाला है, क्या आपको मिला और किस तरीके से आप उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं? व्हाट इज़ द विजन? नादरा में पहले भी मैं काम कर चुका हूँ 6 साल। उसके बाद मैं वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन चला गया। लेकिन जब मैं आया तो मैंने ये देखा कि इसमें काफ़ी चेंजेस आ गई हैं और थोड़ा सा नादरा पीछे चला गया। ये वो नादरा नहीं जिसको मैं छोड़ के गया। तो अब उसको एक तो उसकी तस्हीह करनी है, उसको ठीक करना है। दूसरा आगे की विज़न ये है कि अमूमन हुकूमत जो है अपनी आँख से शहरियों की सहूलियात को देखती है। हमने ये थोड़ा चेंज किया कि शहरियों की आंख से हुकूमत को देखें। रिवर्स इंजीनियरिंग ये एक विजन है। और शहरी जो हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ चाहते हैं हुकूमत से, ये हम देख रहे हैं कि उन्होंने ID कार्ड बनवाना है, उन्होंने अपनी बर्थ, मैरिज, डिवोर्स ये रजिस्टर करानी है, बच्चों को की रजिस्ट्रेशन करानी है, प्रॉपर्टी पे वो चाहते हैं कि उनकी मलकियत हो, उनको इंसाफ का हसूल जो है वो आसान हो। इसी तरह सोशल प्रोटेक्शन में एहसास प्रोग्राम हो गया, और डिज़ास्टर में, पेंडेमिक में हुकूमत उन तक पहुँचे बजाय इसके कि वो हुकूमत के पास जाए। तो हम 2 किस्म के काम कर रहे हैं। एक हम ऐप्स डिज़ाइन कर रहे हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन को और मुश्किल को आसान बनाती हैं, और दूसरा हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो इदारों को खोलेंगे, हुकूमत के इदारों को आवाम के लिए, और आवाम के लिए वो इदारे खुद ऐप्स बना सकेंगे। तो इन दोनों जहतों पे अब हमने काम तेज़ी से स्टार्ट किया, इतनी तेज़ी से कि बाकी इदारे भी कह रहे हैं कि यार स्पीड कम करो, थोड़ी स्पीड कम करो। मेरी स्पीड वो यूनाइटेड नेशन वाली है, बिकॉज आई वाज हैंडलिंग अबाउट 130 कंट्रीज। तो मैं उसी तरह देख रहा हूँ कि चलें जी 50-60 मिनिस्ट्रीज हैं, तो मेरे लिए तो कोई इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस ही होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो पाक आइडेंटिटी है, इसके बारे में बताइए कि ये क्या क्या फैसिलिटेशन देगी? जी, हमने ये देखा कि भाई लोग प्राइमरीली नादरा के ऑफिस में बायोमेट्रिक्स देने आते हैं और कागजात देने आते हैं। तो कागजात तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक्स में ये मसला था कि ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट और डिजिटल फोटोग्राफ के लिए डेटा एक्विजिशन डिवाइसेस पे ही आना है आपको, और वहीं आपने प्रेस करना है। तो मैंने अपनी टीम को चैलेंज दिया और हमने एक एल्गोरिदम लिखा, एंड वी बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द वे, कि जो मोबाइल फ़ोन को बायोमेट्रिक डेटा एक्विजिशन डिवाइस में कन्वर्ट कर देती हैं। सो वो बड़ा ब्रेक थ्रू था, और हम चाहते थे कि हम हमेशा नादरा ने बहुत ऐसी इंटरवेंशन की हैं जिसमें वो पॉयनियर रहा है।
तो ये हम एक दुनिया में अभी तक नहीं किया। गल्फ ने भी ये ब्रेक की और यूरोप ने भी ये खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान ने ये कैसे कर लिया। यानी आप अंगूठा भी आप इस मोबाइल पे लगाएंगे, तस्वीर भी इसी से खींचेंगे, इसी से खींचेंगे और उसमें हमने एल्गोरिदम लिखा है। अब वो उसके मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लेवल हैं। एक है वेबसाइट, एक है ऐप। तो वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसमें पता चलेगा कि शिफा ही है। जब ये तय हो गया तो फिर शिफा जो है वो डाउनलोड करेगी ऐप, उसमें वो एल्गोरिदम है और फिर वो शिफा के बायोमेट्रिक्स लेके उसको अटैच करेगा। यानी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जरूरी है ना। हमने ये देखना है कि शिफा का जो रिकॉर्ड है वो पर्सनल है। शी इज द ओनर, सो वी आर गिविंग हर द राइट कि भाई वही एक्सेस कर सके। तो ये मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लेवल हैं और सिक्योरिटी इसमें इनबिल्ट है। तो अभी इसको टेस्ट करने के लिए हमने समंदर पार पाकिस्तानियों पे रोल आउट किया है। अच्छा। एंड इट इज़ पैनिंग आउट वेरी वेल। ओवरऑल पाक ऑनलाइन आइडेंटिटी से 2 मिलियन कार्ड बन चुके हैं और इट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर। इस ऐप को यूज़ करते नहीं वैसे वेबसाइट को, लेकिन पिछले दिनों में मैं देख रहा था तो अभी 4-5 दिन ही हुए हैं तो हजारों की तादाद में लोग सक्सेसफुली उन्होंने अपग्रेड किया। लोग कितने ज्यादा टेक्नोलॉजी सेवी हो गए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि लोगों में एक सेकंड ना, मुझे वो जुमला कहने दें। लोग वो कहते हैं कि लोगों में शऊर और आगाही नहीं है। हालांकि 183 मिलियन प्लस लोग जो हैं पाकिस्तान में मोबाइल फोन के सब्सक्राइबर्स हैं और ये बेसिक लेवल की मशीन है जो ईवीएम है। लेकिन खैर उस पर बात हम जरा इस सेगमेंट की बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है पाकिस्तान की आवाम इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि लेकिन कमिंग बैक टू दी इलेक्शंस, अब क्योंकि इलेक्शन पे बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान का जो ये नादरा का डेटाबेस है दुनिया में बड़ा बेहतरीन माना जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स एक हैं और वो प्रॉब्लम ये है कि बहुत से आईडी कार्ड्स हैं जो फेक हैं या कहा जाता है कि भाई फेक आइडेंटिटीज पर बन गए हैं, या फिर उन लोगों के हैं जिनके वोटर लिस्टों में नाम है लेकिन वो दुनिया में नहीं है, अब फौत हो चुके हैं लोग। इसका आप क्या कर रहे हैं? जी ये दोनों प्रॉब्लम है, लेकिन बात यह है कि इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। नादरा जो भी कार्ड प्रोसेस करके बंदे के अवाम तक पहुंचाएगा वो जेन्युइन कार्ड है। वो रॉन्गली प्रोसेस हो सकता है, वो फेक नहीं है। फेक कार्ड वो हैं जो दर्रे में बन रहे हैं या राजा बाजार अनारकली में बन रहे हैं, हमारे कार्ड जैसे बन रहे हैं। जैसे बैंक दौलत पाकिस्तान का नोट अगर बैंक दौलत पाकिस्तान से इशू होगा तो वो असली है, लेकिन वैसे ही नोट कहीं और बनेगा तो वो जाली होगा। तो जो नादरा की एम्बिट से बाहर बन रहे हैं वो नादरा जैसे ही लगते हैं या फोटोशॉप्ड हैं, आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आएंगे, तो वो नादरा ने नहीं बनाए। हाँ, नादरा में रॉन्ग प्रोसेसिंग है, उसको मैंने एड्रेस किया है और आई एम वेरी अनपॉपुलर गाय बिकॉज आई हैव if you are working then you are unpopular. I have dismissed about 107 people so far 2 महीनों में। तो मेरे में अदम बर्दाश्त है वज़ीर आज़म की तरह के करप्शन इज़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बिल्कुल। तो उनकी तरफ से भी मुझे ये हिदायत है कि यू हैव टू क्लीन द डिपार्टमेंट। तो अगर किसी से गलती भी हुई है तो हम उसको तनख्वाह दे के कह रहे हैं 1 महीने की या 3 महीने की कि भाई नादरा इज अ हैज़र्डस जॉब। कर रहे हैं आप अगला धरना शुरू कराने लगे हुकूमत के खिलाफ, पहले वो बेचारे बैठे हुए हैं उधर डी चौक पे। तो हम उसको क्लीन अप कर रहे हैं डेटाबेस को। एक आपने अच्छी बात की कि इसको करेक्ट कैसे कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैं करूं या हुकूमत का कोई इदारा डेटाबेस को करेक्ट करे। आपके बिहाफ पे हमने एक कैंपेन शुरू की, तस्दीक व तजदीद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके पीछे, और आपका डेटा आप ही तस्दीक कर रहे हैं। 8009 पे अपना शनाख्ती कार्ड और तारीख़ इजरा डालिए, आपका फैमिली ट्री नज़र आ जाएगा। अब उस फैमिली ट्री में आप देख सकते हैं कि अगर किसी की वफ़ात हो गई है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर किसी को कोई ऐड हो गया तो वो बता सकते हैं, या अगर कोई इंट्रूडर आ गया उसमें जो आपकी फैमिली से नहीं है तो वो भी आप बता सकते हैं। ये वही है ना जो चल रहा था, बेवियां पता लग जाएंगी सबकी। हाँ, अगर ज्यादा पता तो चल सकती हैं। हाँ। और मतलब और भी इनोवेटिव वे में इसको यूज कर बहुत खतरनाक है। लेकिन किसी की गलत बीवी भी तो डिक्लेयर हो सकती है, मतलब वो जो रॉन्गली प्रोसेस होने वाला सिलसिला है कि आदमी ने की है अब वो खामखा कोई उसके नथी कर दिया आप लोगों ने, ये भी हो सकता है। लेकिन उस पॉइंट पे मैं चाहती हूँ कि आप आए कि वो जो जिनकी डेथ हो गई है लोग और वो मौजूद है सिस्टम में। अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया। अवाम को बताने की जरूरत है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है
कि आपके घर बच्चा पैदा हो या वफात हो या आपकी शादी हो, तलाक हो, ये आप पे मुनसर है। और टेक्नोलॉजी नहीं पता कर सकती कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू रिपोर्ट। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल लॉ है। और उस अवाम को ये सिविक एजुकेशन कैंपेन चलाने की ज़रूरत है कि आप बताएं अपने तई। अब मैं देख रहा हूँ कि लेट्स से कि 20 इयर्स में अगर कार्ड पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई और कार्ड सॉर्ट ऑफ इनएक्टिव है, तो फिर मैं उनको एसएमएस भेजने की तैयारी कर रहा हूं कि आप बताएं, और फिर हम उनको हिस्ट्री में मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है तो मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं उस कार्ड को जो है कैंसिल कर सकूं। अच्छा, ये जो ऐप और वेबसाइट है, इसके थ्रू अगर डेटा जो है वो अपलोड करके और शनाख्ती कार्ड बनवाया जाए तो उसकी फीस वही नॉर्मल है या एक्स्ट्रा कोई फीस भी है इसकी अलग से? नहीं, फीस तो नॉर्मल है। आगे हम डिजिटल आईडी लेके आ रहे हैं जिसमें कि आईडी कार्ड मोबाइल पे आ जाएगा। ओके। तो जब तक फीस तो टेस्ट वो प्लास्टिक पेपर की है, फीस पूरी कार्बोनेट की है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। और फाइनली जो चीज़ मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि जब आप डेटा जो है वो सर्वर्स पर स्टोर करते हैं या क्लाउड पे स्टोर करते हैं तो हैकिंग का खदशा होता है, जैसे अभी एफबीआर की वेबसाइट हैक कर ली थी ये वो, तो ये कितना प्रोटेक्टेड डेटा है खासतौर पर जब आप ऑनलाइन की तरफ जाते हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत प्रोटेक्टेड है, क्योंकि एक तो ये क्लाउड में नहीं है, हम जमीन पे रहते हैं, बादलों की तरफ नहीं देखते। दूसरा ये है कि इसमें दरवाजे कम हैं, इट्स अ लॉक डेटाबेस, इट्स नॉट ऑन वेब। और फिर इसके कुछ इमेज मिररिंग करके, फॉर एग्जांपल कि समुंदर पार पाकिस्तानियों का डेटा जो है, अगर वो उनको एक्सेस देनी है तो आपका डेटा आपसे सिक्योर इंक्रिप्शन पे वो चलेगा। तो दो प्रिंसिपल मैंने आते ही इम्प्लीमेंट किए, वो दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन पीबीडी और सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट, वो इन बिल्ट हमने किया है। बाकी हम नेशनल टीवी पे ये नहीं बता सकते कि क्या सिक्योरिटी है। बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि सिक्योर है, परेशानी की कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तारिक साहब, आपने वक्त निकाला। चेयरमैन नादरा नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि नादरा में किस किस्म की जिद्दत लाई जा रही है और आगे नादरा पाकिस्तान को तो नहीं, दुनिया में किस तरह से मजीद अपनी जो छाप है वो दिखा सकता है लोगों को। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे ईवीएम की, इलेक्शंस की और हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कि हर जगह पे जो महाज खोला है उसको कैसे हैंडल करेंगे, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चौथा पार्लिमानी साल जो है वो मुकाबलों से शुरू हुआ है बेसिकली, और मुकाबले किसके हैं? ईसीपी वर्सेस ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर जी गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन और सहाफ़ी वर्सेस गवर्नमेंट। और इस वक्त हम जो हैं वर्सेस शिबली फराज साहब जो कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला। ये इतने मुकाबले आप लोग कर रहे हैं, तैयार हैं आखिरी साल में मुकाबले करने के लिए? लहू गर्म रखने का एक बहाना। पलटना झपट कर पलटना। क्या बात है। बिल्कुल नहीं, ये सिलसिले चलते रहते हैं। देखें, इस वक्त दो चीज़ें हैं बुनियादी जो कि बड़े ही कमज़ोर, बल्कि एक जिसे कहते हैं ना कि उसकी कोई फाउंडेशंस नहीं है। मसलन अगर आप ले लें आपके जो मीडिया के लोग हैं, दोस्त हैं, और इस तरह ले लें आप ईवीएम को। ईवीएम के बारे में किसी ने तकलीफ़ नहीं की है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, कि वो इसको समझें, इसको इस्तेमाल करें, इसको सवालात उठाएं, इसकी जितने भी टेक्निकल सवाल उठ सकते हैं, प्रैक्टिकल सवाल उठते हैं, वो डिस्कस करें, बजाय इसके कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ अपनी आंखें बंद कर दें। अभी आप सुन रहे थे तारिक मलिक साहब को, जो कि नादरा में एक बड़ा अहम काम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर। ऐसा ही है। अगर हम उससे अपने आप को बिल्कुल आंखें बंद कर लें तो इसका मतलब यही नहीं होगा कि आप जो है तो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में खड़े हो सकते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जिस तरह कि अगर आपकी कंप्यूटर हो गया, जहाज़ हो गया, कोई भी मेडिकल इंटरवेंशंस हो गई, अगर आप उसमें साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे आप उस पर एतबार नहीं करेंगे तो फिर तो आप बिल्कुल आप कहें कि जी फिर हमने सिर्फ हकीमी नुस्खे खाने हैं और उस पर हमने काम चलाना है। लेकिन अपोजिशन वालों ने नहीं देखी मशीन, बिल्कुल नहीं देखी, तो देखी ना ईसीपी ने, तो इसीलिए फिर वो पूरा 37 नुकाती जो है वो देखे नहीं। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन पे कि जी देखें, ये भी मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिक कन्फ्यूजन डाली है वो इलेक्शन कमीशन ने किस तरह डाली है।
अब उनको हमने, जब मैं वज़ीर बना था मैंने उनको लिखा सही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बड़ा साफ शफाफ काबिल एतबार इलेक्शन हो सके। उन्होंने एक लंबी लिस्ट 58 के 60 पॉइंट्स थे वो लिखे कि जी मशीन में ये चीज़ें होनी चाहिए। उसको लेके हम आगे चले और उसको हमने एक अमली शक्ल दी। जो हमारे मशीन का डिज़ाइन था, जो उसके फंक्शंस थे, प्रोटोटाइप जो बनाया, उसमें हमने वो सारी वो कंडीशंस शामिल की करके हमने उनको प्रेजेंटेशन दी 17 अगस्त को। अब प्रेजेंटेशन दी, उसमें उनके सवालात जो थे कुछ, उसका हमने बिल्कुल पूरा तसल्ली बख्श जवाब दिया। हमारी टेक्निकल टीम भी थी जिन्होंने बनाया था। उसके बावजूद उन्होंने एक तो ये किया कि उन्होंने, जो कि ठीक था, कि एक कमेटी बना दी, टेक्निकल कमेटी, बिकॉज मशीन एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। अब बातिन को देखने के लिए ज़ाहिर है आपको आईटी के लोग चाहिए जो कि स्पेशलिस्ट हो। उन्होंने वो बना दी कि जी 45 दिन के अंदर वो अपना ओपिनियन देगी इस प्रोटोटाइप के बारे में। लेकिन हुआ क्या कि उधर स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग्स चल रही थी, उन्होंने जाके 37 पॉइंट जो है दे दिए कि जी ये, और वो जो 37 पॉइंट थे उनमें से 27 का ताल्लुक डायरेक्टली उन्होंने बल्कि अपने आप पे चार्जशीट किया। ठीक है, जो 10 चीजें थी वो उस मशीन में ऑलरेडी मौजूद है, टेकन केयर फॉर है। अच्छा, अभी तो वो उसकी एक मीटिंग भी नहीं हुई थी। तो फिर इस पे इतना जज्बाती कैसे हो गए? फिर आजम स्वाति साहब के आग लगा दें, ये कर दें? नहीं, देखिए आजम स्वाति साहब की बात को आप एक साइड पे, ठीक है चले, उन्होंने गलत, देखिए उन्होंने एक काम ऐसा, उससे हुआ क्या, देखिए जब आप कोई चीज नई चीज करने, हालांकि ये नई चीज नहीं, ये 2010 से शुरू हुई है और मुख्तलिफ पार्टीज ने इसको तवज्जो नहीं दी। और ना इलेक्शन कमीशन ने वो जो आज का जो मुरवजा कानून है 2017 का इलेक्शन एक्ट 103, उसमें मौजूद है कि आपको पायलट प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। 10 वो हो गए, ज़िमनी इंतखाबात हो गए, किसी में इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन चूंकि प्रिपेयर्ड नहीं है, वो अपनी कैपेसिटी को उन्होंने बढ़ाया नहीं ओवर द ईयर्स। उसकी वजह ये है कि वो द बेस्ट थिंग इज टू से नो, The best thing is to carry on as we were. जिस तरह चल रहा था सिलसिला बस उसी तरह चलाना है। भाई ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? चलते रहे। इसमें आपने उनसे ये नहीं पूछा कि पूरी कौम को कैसे मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं कि कौम में कैपेबिलिटी नहीं है मशीन इस्तेमाल करने की। 183 मिलियन लोग जो है वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करें और ईवीएम एक बेसिक लेवल की है, क्योंकि हमने खुद देखी है, तो 2 बटन है सिर्फ। तो वो आपने पूछा नहीं उनसे कि ये कैसे उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये मशीन खवातीन वोटर्स को वो उनका टर्न आउट नहीं बढ़ा सकती। क्यों? उसमें आंखें लगी हुई है, वो देख रही होगी, उनको हैरेसमेंट पर्दा करना पड़ेगा क्या? ठीक है ना, तो फिर किसी उसमें एल्फी आ जाएगी। ये सारी चीजें अगर वो हमसे पूछते और हम उनकी टेक्निकल टीम को बताते, क्योंकि सेशन ही नहीं हुआ था, उन्होंने मीटिंग अभी बुलाई नहीं थी। और एक चीज जैसे ऐसे है जैसे कि आप नतीजा पहले दे दें, इम्तिहान बाद में करें। ये हुआ, ये बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि देखें हमारा मुल्क ने अगर आगे जाना है तो उसने टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार करना है। और उस पे पहले चीज़ ये है कि एक तो हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है इस वक्त, जो मेजॉरिटी है, वो आप लोगों की एज की वो हैं, लोग हैं जो कि नंबर 1 टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं। दूसरी बात ये है कि वो उनका मुस्तकबिल है इससे जुड़ा हुआ, कि आपके जितने भी इलेक्शंस हों वो बड़े साफ शफाफ और काबिल एतबार हों। सबसे बड़ी है क्रेडिबिलिटी, वो इलेक्शन कमीशन खो चुका है काफ़ी अरसे से। उन्होंने कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं कराया है जिस पे के बाद में एतराज़ात न उठे हों। धांधली हो गई, सारी हुकूमतें डिस्टेबलाइज रहती हैं इसी वजह से, क्योंकि कभी तो आप देख लें 77 से लेख लें। इस पूरे काम में मीडिया आपका बड़ा साथ दे सकता था, लेकिन अब तो मीडिया वाले भी आप लोगों के खिलाफ बैठ गए। अच्छा, अब आते हैं मीडिया पे। अब देखें मतलब आपने उनसे भी एक फड्डा ले लिया। देखें हमने फड्डा बिल्कुल नहीं लिया। देखें हमारा मकसद यही है कि देखें हर चीज़ का एक हुदूद क़यूद होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे अहम है। आप चूँकि अपना करियर नए शुरू कर रहे हैं, नया किया है, साल काफ़ी हो गए हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल तो आपको जो है ना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास कैमरा है या आपके पास माइक है, आपके पास कलम है, जो भी आपका दिल चाहे आप लिख दें। मैं आपके बारे में लिख दूं, आप मेरे बारे में लिख दें। एक दफ़ा जब बात हो गई वो तो बंदा बदनाम हो गया। ऐसा है। अब चाहे आप लाख छपवाएं ना, वो उसका वो अजाला हो नहीं सकता। तो इसलिए एक होना चाहिए, एक तरीक़ाकार होना चाहिए कि जिसमें कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। दूसरी बात, जिस तरह मैं कह रहा था कि ईवीएम को अपोजिशन ने देखे बगैर रद्द किया है, इस्तेमाल किए बगैर रद्द किया है,
इसी तरह जो आपके कॉलीग्स हैं उन्होंने बिल की तरह, अगर मैं आपसे पूछूं आपने बिल पढ़ा है? नहीं। आपने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, तो वो कैसे यानी स्पेकुलेशंस के, देखे यही होता है, संजीदगी का यही तकाजा है कि जब आपके पास बिल आ जाए आप उसमें देखें कि लिखा हुआ क्या है, हरफ नविश्ता क्या है, उसमें जिन चीज़ों पे आपका एतराज़ है फिर उस पर बात करें। लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने आपको कुछ कह दिया और आपने उसकी बुनियाद पे एक पूरी तहरीक खड़ी करने की कोशिश कर दी, मेरा ख्याल है कि ये किसी के लिए फायदे में मेरा ख्याल है ये धरना भी हुआ। लेकिन एक चीज़ जो है जिस पे बड़ी बहस डिबेट हो रही है वो ये है कि फेक न्यूज़ वर्सेस इनकरेक्ट फैक्ट। अब एक चीज़ है जो मैंने मिसाल के तौर पे टीवी पे कह दी है जो कि इनकरेक्ट थी, मेरा नियत नहीं थी कि मैं वो फेक न्यूज़ के तौर पे फैलाऊं और वो आगे जाए और वो प्रोजेक्ट करूं मैं किसी शख्स के बारे में, लेकिन वो एक इनकरेक्ट फैक्ट था जो कि शायद मुझे चेक करना चाहिए था या कर लिया मैंने, नहीं किया, वो मैंने दे दिया। अब फेक न्यूज़ को जब आप इनकरेक्ट फैक्ट से मुकाबला उसका करेंगे तो एक इनकरेक्ट फैक्ट है जो कि अनइंटेंशनली दिया गया, नियत पीछे ठीक थी लेकिन वो गलती से दे दिया और उसकी बाद में करेक्शन कर लिया, आपने प्रोग्राम में कह दिया, कहीं लिख के दे दिया। और एक है फेक न्यूज़ जिसको कि आप कहते हैं शिबली फराज साहब फलां गाड़ी में फिर रहे थे और उनका ख़ानदान वाला भी जो है वो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे, अब उसमें शिबली फराज भी नहीं थे लेकिन ये फेक न्यूज़ है। दोनों का मुकाबला कैसे होगा जब आप जुर्माने लगाते हैं? जुर्माने तो बहुत ज़्यादा हैं, मुझे इनकरेक्ट फैक्ट की बुनियाद पर जो है अगर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगा दिया गया तो फिर मैं कैसे दूंगी वो जुर्माना? अपील का भी राइट नहीं है इसमें, ये कह रहे हैं। नहीं अपील, देखिए यही बात है कि अभी जो इसकी जो तफसीलात हैं, ये जो बिल इटसेल्फ, ये जो भी बात कर रहे हैं हम, ये भी एक कानून की सूरत में हमारे सामने नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं हम। देखें हमें ये तो तय है ना कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो बंदा लिखता है हमें पता है कि जी ये नहीं है कि मेजॉरिटी आपके ठीक लोग हैं, लेकिन कुछ लोग आप में गलत भी हैं जो कि गलत बातें करते हैं, ठीक है। अब देखें मैं तो इस बात का कायल हूँ, अब देखें ना मेरे वाले साहब ने 17-18 किताबें लिखी, बड़े सख्त मुखालिफतें थी उनकी, लेकिन उन्होंने कोई, आप उनकी अब देख लें कोई भी चीज़ है जिसको कि लोग अभी भी याद अगर उनको करते हैं फराज साहब को, इसलिए कि द मैन हैड क्रेडिबिलिटी। उन्होंने कभी भी चीज़ों को एक टैलेंट होते हुए, एक फन, एक स्किल होते हुए उन्होंने कभी भी चीज़ों को मसख नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो हमने अपने आइडियल्स जो बनाने हैं वो ये है कि एक पहले सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना है और बिल्कुल होना चाहिए अगर शिबली फराज ने कोई गलत काम किया, यू हैव एवरी राइट टू एक्सपोज बिकॉज आई एम अ पब्लिक, वो तो जर्नलिज्म में क्रेडिबिलिटी बड़ी मैटर करती है ना, बिल्कुल। तो क्रेडिबिलिटी मीडिया और जो है ना गवर्नेंस है, इसका चोली दामन का साथ है, इसमें रिस्पॉन्सिबल जो वो है सरकार है उसको भी उतना ही होना होगा और मीडिया हाउसेस को। तो ये एक प्रोसेस है जो कि इवॉल्व होगा, जो कि बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने ये देखा है कि चूंकि एक बड़े बहुत ज्यादा चैनल्स भी हो गए हैं, बहुत ज्यादा अखबार भी हो गए, उसको थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा करने की कंट्रोल नहीं मतलब है कि उसमें फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करनी है। कई ऐसे हैं, मसलन मैं आपको एज एन एक्स इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमारे पास चूंकि वक्त कम है, हम एक वक्फा ले लेते हैं, वक्त के बाद दोबारा आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली साहब, आप लोगों का ईवीएम के हवाले से लाहे अमल अगला है क्या? वे फॉरवर्ड क्या है? ईसीपी को कैसे मनाएंगे और अपोजिशन को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? देखें ईसीपी ने तो पहले जो टेक्निकल कमेटी बनाई है वो उसको अपनी जो भी उसके फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उसको पूरा करेंगी, उसके बाद वो अपना ओपिनियन देंगी और उसके बाद जो है तो इस मशीन के बारे में कुछ फैसला होगा। लेकिन वो कुछ ही दिनों में, वो 1 अक्टूबर तक वो लिमिट है, 45 डेज़ जो थे वो 1 अक्टूबर को, क्योंकि हमने 17 को किया था, उनके साथ कमेटी उन्होंने बनाई थी। दूसरा ये है कि अब देखें कानून साजी होगी, कानून साजी जो है तो वो हक पार्लियामेंट का है और वो अपोजिशन ने तो कह दिया है कि वो इस पे बहस ही नहीं करना चाहते हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि बुलडोज हो रहा है। जब आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप उस पर कोई अपनी तजावीज़ नहीं देना चाह रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बुलडोज हो गया है? तो हम तो उसको पार्लियामेंट में ले जाएंगे, जॉइंट सेशन में ले जाएंगे और एक दफ़ा कानून बन गया तो फिर जितने भी मुतल्लिक़ इदारे हैं, जिसमें एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने इसको हकीकी उसमें ढालना है कि आने वाले 2023 के इलेक्शन जो हैं वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हों। तो दिस इज योर प्लान कि आने वाला इलेक्शन जो है वो इसी टेक्नोलॉजी के तहत होगा, सही है। और दूसरा ये जो फिर सहाफ़ियों वाला जो सिलसिला है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए सहाफ़ियों का कंट्रोल तो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा कि ये जो इशू है उसका
मीडिया का, इसमें जो है तो जाहिर है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो राब्ते भी कर रहे हैं और एक कंसेंसस से एक जिसमें के मकासद हासिल हो जाएं कि जो मीडिया चाह रहा है और जो हुकूमत चाह रही है वो विन विन सिचुएशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और वो जो है उनको कोई आज़ादी इजहार पे भी कोई कदगन ना हो। सही, विन विन सूरत हाल से मुझे याद आई एक बात, आज आप लोगों की जो कैबिनेट मीटिंग है जी, उसके अंदर गालिबन ये भी डिस्कस होना है कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। देखिए जी, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें बहुत ही कम है। कितनी? मैं ये 1,75,000 रुपए हैं। सही। और अगर आप देखें तो इससे होता क्या है कि आप वो जो मिडिल क्लास के लोग जो सियासत में आते हैं वो नहीं आ सकते हैं, बिकॉज 1.5 लाख रुपए 1,75,000 कट वगैरह कट के वो बिल्कुल नहीं बजा। तो आप उनको एक किस्म का, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई करप्शन करें, लेकिन मतलब है कि आपने ये भी देखना है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनके लोग आते हैं, सिर्फ चाय भी आप पिलाएं उनको, तो मतलब है कि, और अगर आप चाहते हैं कि 24 आवर्स एक इन्वॉल्व होता है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब की तनख्वाह भी 2 लाख रुपए, तो वजीर की कहते हैं प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है वजीर की तनख्वाह, थोड़ी सी वजीर लग जाए, मतलब है कि ये चीजें देखें ना। अब सिंगापुर को आप देख लें, उन्होंने एक मुल्क बनाए, जब तक आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे अच्छे लोगों को कि वो आप अपना फोकस करें लेजिस्लेशन पे, और अगर मिनिस्टर्स हैं तो आप डिलीवरी पे, तो उसके लिए ये तो पार्ट टाइम हो नहीं सकता ना। कितनी होने का इम्कान है? और फिर आपकी फैमिली भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आजकल के ज़माने में कॉम्पिटिटिव बेसिस पे रखें उसको। ये एक किस्म का, एक मेरा ख्याल है कि ये एक गलत तरीका है ये बताने के लिए कि जी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो उनको खास तौर पे टेक्नोक्रेट जो कि मतलब है कि काम करते हैं, और जो पॉलिटिकल हमारे जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो अपना पूरा वक्त देते हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज बिल्कुल होना चाहिए। और तनख्वाहें तो कितनी तक हो जाएगी, अब कुछ आइडिया है या डिसाइड होगा? अवाम नहीं, नोइंग द प्राइम मिनिस्टर, मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज़्यादा तो ऑस्टेरिटी ड्राइव करते हैं, राइटली सो। देखिए जी, बड़ी माजी में जितना मिसयूज़ किया गया है, तो उसकी उसमें बैकड्रॉप में जब आपके मुल्क में इतने कर्जे हों, जब आपकी जो आपके जो गरीब लोग हैं उनकी जो वो है इतनी सख्ती से वो हो, महंगाई हो, ये सारी चीज़ों में जो है ना मेरा ख्याल है कि वो फैसला जो भी करेंगे ठीक करेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने सर। और वाकई ये बात सही है, और बहुत सारी खबरें फैल जाती है मीडिया पर, जैसे वो भी फैली थी कि इमरान खान साहब की तनख्वाह जो है वो क्या सदर मुमलिकत की, शायद सदर मुमलिकत की बिल्कुल तनख्वाह बहुत बढ़ा दी है, और वज़ीर आज़म की 8-10 लाख रुपए कर दी है। तो जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो उस वक्त तक चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, इसीलिए बहुत सारी जो है वो रेगुलेशंस भी बड़ा ज़रा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, पहाड़ों और इंसानों का ताल्लुक उतना ही पुराना है जितने ये दोनों खुद हैं। पहाड़ महबूब है और कोह पैमा मुहिब। इंसान की जबिलत ये है कि जब उसे किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसे मुकम्मल तस्खीर कर लेने का ख्वाब जो है वो देखता है, और इस तरह जब वो पहाड़ से इश्क करता है, मतलब उसी तरह जिस तरह हम इंसान से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह जब हम किसी पहाड़ से मोहब्बत करते हैं तो उसको मुकम्मल तौर पर मुसख्खर करने की, उसकी चोटी पर सर करने की जो है वो हमारी ख्वाहिश होती है। बिल्कुल। अब लम्स यूनिवर्सिटी, ये जो मैंने इतना तस्खीर और मुसख्खर और ये सारे मुश्किल अल्फाज बोले हैं उर्दू के, देखें अच्छा ठीक है, आती है उर्दू आती है, लेकिन मैं बात करना चाह रही हूँ जी माउंटेनियर्स की। और पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ा काम होने लग गया है और बड़ा दिल खुश होता है जब हम जवानों को देखते हैं कि वो चोटियां सर कर रहे हैं। लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर के एडवेंचर सोसाइटी ने स्कर्दू की 6008 मीटर ऊंची चोटी जो है वो सर कर ली है, और एक तालिबा और 4 तलबा के ग्रुप ने ये काम किया है। गोंडोगोरू चोटी का नाम है, और 5 दिन में उन्होंने ये चोटी सर की है। ग्रुप में शामिल सबा हलीम जो हैं वो इस चोटी को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी तालिबा हैं। और लम्स एडवेंचर सोसाइटी को पैमाओं के इस ग्रुप ने इससे पहले भी कई चोटियां सर की हैं, लेकिन गोंडोगोरू जो है वो पहली मरतबा ये गए हैं, और सबा जो है वो पहली पाकिस्तानी खातून बनी है जिन्होंने गोंडोगोरू सर की है। ये जो लम्स एडवेंचर सोसाइटी है उसकी प्रेसिडेंट सबा हलीम, वाइस प्रेसिडेंट सैयद कासिम, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं अहमद काजी, हमजा फारूक और मोहम्मद अतीक, ये सब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आप लोगों की पूरी टीम का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बड़ा मुबारकबाद भी देते हैं आप लोगों को, आपने बड़ा ज़बरदस्त ये कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन सबा ये बताइए कि ये तो लम्ज़ में आप पढ़ने वाले, हम तो सोच रहे थे कि आप बिजनेस की चोटियां सर करेंगे, आपने पहाड़ों की चोटियां सर करना शुरू कर दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इस पहाड़ों पे जाने का मतलब बहुत अरसे से शौक़ है, स्पेशली लम्स में आकर लम्स एडवेंचर सोसाइटी जो है हमारी, वो ज्वाइन कर ये शौक़ और मतलब पूरा हो सका, क्योंकि इस सोसाइटी ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और इसी सोसाइटी को मैं अपना क्रेडिट देती हूँ कि इसने मुझे ये वाला मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह गोंडोगोरो पीठ समिट कर। तो आपके जो साथी हैं उनसे भी ज़रा अगर तारुफ हमारा करवाएं और किस किस की जो है वो पहाड़ चढ़ने में कितनी एक्सपर्टीज़ हैं, ये भी थोड़ा सा इनके बारे में अगर आप हमें बता सकें। जी मेरे लेफ़्ट पे कासिम बैठे हैं, ये भी हमारे साथ थे, हम सारे साथ थे। फिर मेरे इधर हमज़ा हैं, राइट पे अतीक और अहमद काजी हैं। आप लोग इनसे खुद ही पूछ लें, आप लोग को थोड़ा सा बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमज़ा, सबा और अहमद जो हैं, हम लास्ट के सीनियर काउंसिल मेंबर्स हैं, हम फाइनल ईयर में हैं और हम सोसाइटी में 4 साल से हमारा फाइनल ईयर है। तो हम में से कुछ लोग तो पहले ट्रेनिंग भी करते रहे हैं, ऑब्वियसली ट्रिप से पहले तो सब ने ट्रेनिंग की थी, लेकिन अतीक है, ये नया मेंबर है, इसको प्रायर ट्रेनिंग नहीं थी, तो ट्रिप पे जाके ही हमारे गाइड ने इसको वो स्किल जो है उसकी तैयारी कराई। तो इसके लिए ट्रेनिंग्स क्या ली हैं आप लोगों ने? सबा ये भी ज़रा पूछिएगा अपनी टीम मेंबर से किसी से, ताकि हमें ज़रा ये पता चले कि क्या क्या ट्रेनिंग हुई है। ट्रैकिंग का तो पहले से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। लास्ट ईयर हमारी सोसाइटी ने स्नो लेक कॉन्कर किया था, तो मैं शमशाल पास तक साथ था, लेकिन क्लाइंबिंग का ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो हमारे साथ जो हमारे गाइड थे आतिम भाई और रोज़े भाई, उन्होंने हमें जो रेस्ट डे था वहाँ पे हमें जो जैमर जो है हार्नेस पहनना सिखाया, क्रैम्पोन्स किस तरह लगाने हैं वो सिखाया, जैमर है वो किस तरह इस्तेमाल करना है, क्लाइंबिंग की जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो उन्होंने हमें बताई। अच्छा, और ये प्लान आप लोगों का कितने अरसे से बन रहा था कि आप लोगों ने यहाँ जाना है, और टोटल इस पूरी जर्नी में मतलब वहाँ जाना, पहुँचना, ट्रेनिंग लेना, फिर सर करना और वापस आना, टोटल कितने दिन लगे? गोंडोगोरो का जो आपका जो है, ये अर्तुगरुल के किसी कैरेक्टर का नाम लगता है वैसे, गोंडोगोरो कुछ इस तरह लगता है मुझे तो। जी प्लानिंग तो हमारी 2-3 महीने से चल रही थी, और वही फिर ये जूनियर्स हमारे करते होते हैं, तीक ने प्लानिंग की सारी, और बस फिर आहिस्ता आहिस्ता होती गई, फिर हमने ये अगस्त में निकले थे हम। सही। और इसके अलावा कौन कौन सी चोटियां सर कर चुके हैं? इन द पास्ट लास्ट ने मिंगलिक सर की हुई है जो कि गिलगित रीजन में है, स्पांतिक की हुई है, गोंडोगोरो की एक दफ़ा अटैम्प्ट पहले हुई थी लेकिन अनसक्सेसफुल थी, आज से कोई 13-14 साल पहले। तो बाकी उससे ज़्यादा बिकॉज़ एक स्टूडेंट बॉडी है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो ज़्यादातर माउंटेन पासेस करते हैं जो ज़्यादा स्किल मतलब उसमें टेक्निकल नहीं होते, ट्रैकिंग बेस्ड होते हैं। सही है। तो रेयरली ये होता है कि पीक्स करें पहले। हाँ जी। तो सबा फाइनली ये बताइए कि अब अगला प्रोग्राम क्या है आप लोगों का? मज़ीद कौन से पहाड़ों को सर करने का इरादा है? और ये भी बताइए कि जो मज़ीद हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर इस चीज़ में आना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए? लास्ट का और मेरा भी पर्सनली मतलब काफ़ी अरसे से ख्वाब रहा है कि हम एक अनप्लाइंग की पीक को सबमिट करें और उसका नाम हम अपनी सोसाइटी के ऊपर रखें। तो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो हम लोग का बहुत दिल है कि हम ये एक अचीवमेंट कर सकें। मतलब ये पहाड़ पे कब्जा कर लेंगे आप जाकर, आप लोग किसी ऐसे पहाड़ पर जाएंगे जिस पर कोई नहीं गया और उसको अपने नाम पर कर लेंगे। वाह, ये है आइडिया, यही है जी। जी ये है हमारा नेक्स्ट आइडिया टारगेट। और उसके अलावा मेरा मैसेज सबको यही होगा कि इवन दो आपको लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट, मुश्किल होती है एंड एवरीथिंग, बट करना हो तो आप कर सकते हैं। मतलब मुझे पर्सनली मेरी पूरी टीम ने, सोसाइटी ने हमेशा से सपोर्ट किया है। इवन माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। जो हमें करना चाहिए वो ट्रैकिंग कम्युनिटी को रिकग्नाइज़ करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज सिर्फ पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है कि थोड़ा सा सपोर्ट और रिकग्निशन अगर मिल जाए तो ट्रैकिंग कम्युनिटी काफ़ी कुछ कर सकती है। यानी गवर्नमेंट को जो है वो उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए आगे आना चाहिए। जी ज़रूर।
बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप पांचों ग्रुप मेंबर्स का जिन्होंने ये काम कर दिखाया। और अब अल्लाह करे कि आप लोग आगे भी मजीद वो जो पहाड़ पे कब्जा करने वाला भी जो प्लान है आप लोगों का, वो उसमें भी कामयाब हो तो फिर हम आपको उस पहाड़ से लेंगे अपने प्रोग्राम में, वहाँ से बताइएगा कि कितनी ठंड लग रही है और कब्जा करने में मज़ा आ रहा है या नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। रमीज़ राजा साहब नए चेयरमैन पीसीबी बन चुके हैं और आते ही उन्होंने बड़े ज़बरदस्त काम कुछ अनाउंस कर दिए हैं। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अवैस और शिफा, आप दोनों को सुबह बखैर। हालांकि अब 11 बज चुके हैं लेकिन सर फिर भी सुबह बखैर। एएम चल रहा है ना, तो एएम जब तक चले तब तक वो सुबह होती है। मेरा ऐसा दिल का मानना ऐसा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह आप भी बिल्कुल रेडी फ्रेश लग रहे हैं अपना तज्जिया ऑफर करने के लिए। तो ये बताइए रमीज़ राजा साहब, क्या क्या तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं और क्या क्या तब्दीलियां ला पाएंगे? अनाउंसमेंट्स पर आ जाते हैं जो उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। कल देखें ओवैस, जिस तरह उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा जारहाना अंदाज इख्तियार किया और उससे लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको मैंडेट मिला है, पूरी उनको आशीर्वाद हासिल है कि जाके सही करो क्रिकेट को, क्योंकि एहसान मानी साहब ने 3 साल में बड़ा मायूस किया। तो रमीज़ राजा ने आते ही पहले दिन, वरना मैंने इतने चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड भी की हैं, देखी भी हैं टेलीविजन पर, लेकिन रमीज़ राजा साहब ने आते ही पहले तो डिसीजन ले दिया वर्नन फिलेंडर और मैथ्यू हेडन का कि वो कंसल्टेंट होंगे पाकिस्तानी टीम के साथ। फिर उन्होंने 1 लाख रुपए रिटेनरशिप में बढ़ाने का ऐलान कर दिया। तो मींस के वो कुछ करना चाह रहे हैं और उनको पूरी सरपरस्ती हासिल है, वरना कोई चेयरमैन इतना अग्रेशन नहीं शो करता। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को भी उन्होंने कहा कि जी आप तनकीद में बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं गालियां खाने नहीं आया हूँ, मेरे और मेरे भाई के नाम से यहाँ इनक्लोजर है, मैं क्रिकेट खेल कर आया हूँ। तो इसका मतलब है उन्होंने सबको पैगाम दिया और खास तौर पर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंपोर्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को भी पैगाम दिया है। कल जब उनसे सवाल किया गया कि जनाब वसीम खान साहब रहेंगे या नहीं, तो रमीज़ राजा ने कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है। इंटरनल मामले का मतलब ये कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। बिल्कुल सही। अच्छा, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की उसमें मैं थोड़ी सी आपसे जरा कंफर्मेशन चाहूंगा कि मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर, इनको कोचिंग के लिए रखा गया या कंसल्टेंट के तौर पर रखा गया है? इनको एज अ कंसल्टेंट रखा गया है। कल तो रमीज़ राजा ने कह दिया कोचिंग, लेकिन चूंकि एक ही असाइनमेंट है इनका और सिर्फ वो वर्ल्ड कप T20 का असाइनमेंट है, तो ये एज अ कंसल्टेंट आएंगे। और इस बात के कभी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक जो है वो उनके साथ होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है। तो मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक एज अ स्पिन बॉलिंग कोच या एज हेड कोच टीम के साथ होंगे और ये दोनों आएंगे सिर्फ एक असाइनमेंट के लिए। सही, हाँ, क्योंकि इन दोनों का कोचिंग का तो ऐसा तजर्बा है भी नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जरा कंफ्यूज था। जी, उसकी वजह ये है ओवैस के रमीज़ राजा का जो माइंड सेट है वो गैर मुल्की कोचेस की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। माजी में बॉब वुल्मर को वो लेकर आए थे पाकिस्तान के, जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे पीसीबी के, तो और हमेशा से वो एडुकेट करते चले आए हैं कि गैर मुल्की कोच। तो अब वही झलक कल नजर आई और मुझे लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में भी इनके बैकडोर मज़ाकरात चल रहे इंग्लैंड के पीटर मोज से। तो हो सकता है पीटर मोज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए फुल टाइम हेड कोच बने वर्ल्ड कप T20 के बाद। सही। अच्छा, कल उन्होंने एक और बात भी की कि वहाब रियाज में अभी क्रिकेट बाकी है, अभी शोएब मलिक में क्रिकेट बाकी है, तो ये सीनियर खिलाड़ियों की तरफ उनका क्या झुकाव थोड़ा सा पैदा हो गया है? और फिर हफीज़ के बारे में हम सुनने में आ रहे हैं कि ज़रा कुछ मजीद मामला जो है वो पीसीबी से उनके थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, तो ये क्या मामला है? हफीज के मामला तो वैसे इसलिए खराब हो रहे हैं, रमीज़ राजा की वजह से नहीं हो रहे। उन्हें वसीम खान ने और जाकिर खान ने बुलवा लिया कि आप 12 तारीख को आ जाएं। इमाद वसीम जो है उनको बोला 18 तारीख तक आप रहेंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा लास्ट ईयर T20 वो खेल रहे थे मुत्तहिदा अरब अमारात में, हफीज को बुला लिया गया और जब वो आए तो उनको नहीं खिलाया गया। तो ये तनाज़ा पिछले क्रिकेट बोर्ड का है, लेकिन हफीज की और रमीज़ राजा की माजी में ट्विटर पर झड़प होती रही है। लेकिन कल हफीज ने अच्छा जेस्चर शो किया, उन्होंने रमीज़ राजा को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि क्रिकेटर के आने से क्रिकेट में कुछ बेहतरी की तवक्को है। तो देखें क्या होता है, ये ऊंट किस करवट बैठता है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा और इंतजार कर लें। सही। और बाबर आजम का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, क्योंकि वो जो टेस्ट कैप्टनसी है उनके हवाले से भी कुछ बात हो रही थी कि उनको शायद अब टेस्ट कैप्टनसी की जिम्मेदारी जो है वो उनसे ले ली जाए वापस।
ओवैस कल रमीज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं बाबर आजम के साथ 1-2 सेशंस करूंगा। इसका मतलब ये है कि बाबर आजम जो है उनको बताया जाएगा कि अग्रेशन शो करें, क्योंकि वो कप्तानी का मटेरियल नहीं थे। दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, उनको फौरन ही तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंप दी गई, उनको ग्रूम करते एज अ वाइस कैप्टन किसी के अंडर रखकर। लेकिन मुझे लग रहा है कि रमीज कुछ फैसला करेंगे, बाबर आजम के हवाले से भी फैसले बड़े करेंगे। वो जिस तरह वनडे क्रिकेट में चौके छक्के लगाते थे, 92 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई। 92 के वर्ल्ड कप के पर जो आखिरी बैट्समैन रिचर्ड इलिंगवर्थ आउट हुआ, उसका कैच लिया इमरान खान की गेंद पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। तो मुझे लगता है कि वो वही दिखाने की झलक कोशिश जरूर करेंगे रमीज राजा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और रमीज राजा साहब के हवाले से बात हो रही थी। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।